नमस्कार साथियों, पुनः आपका स्वागत है मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से। मैं हितेंद्र सिंह तंवर अपने YouTube चैनल शांभवी क्लासेस, जो कि समर्पित है समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को, जिसमें हिंदी व्याकरण की अपनी एक अहम भूमिका है। पिछली कक्षा में हमने एक बेसिक सी जानकारी भाषा को लेकर की थी। हमने हेडिंग डाली थी हिंदी भाषा एवं व्याकरण। मैंने कहा था हम एक एक शब्द को सही तरीके से समझेंगे, समय के साथ साथ थोड़ी स्पीड रखेंगे, लेकिन नहीं समझ में आता है और हम स्पीड रखें, इसका भी मैं कोई मतलब नहीं समझता, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं और वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, तो उनको शायद हो सकता है कि थोड़ी मेरी गति धीमी लग सकती है, लेकिन ये बेसिक है, ये शुरुआत है। एक टॉपिक अगर सही से होगा, देखिए हिंदी के सारे समस्त टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप वर्ण विचार नहीं समझते हैं तो आपको संधि कभी समझ में नहीं आ सकती। यदि आप संधि नहीं समझेंगे तो आप समास नहीं समझ सकेंगे, आप उपसर्ग नहीं समझ पाएंगे, आप प्रत्यय नहीं समझ पाएंगे, आप शब्द विचार को ही नहीं समझ पाएंगे, शब्द शुद्धि आप नहीं समझ पाएंगे, और आगे जितने भी है वाक्य शुद्धि, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेसिक जो नींव का पत्थर जो है वह है वर्ण विचार। यदि वर्ण विचार को सही से समझा तो संधि बहुत आसान तरीके से आप समझ लेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन उससे पहले भी मैंने कहा कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण, हिंदी एक शब्द है, भाषा एक शब्द है, व्याकरण एक शब्द है। इन शब्द का अपने आप में एक बहुत बड़ा अर्थ है, और उस अर्थ को समझने की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है। हम वर्ण विचार पे आए उससे पहले हमें भाषा समझना होगा। हम भाषा को सही से समझेंगे तब हम हिंदी भाषा पे जाएंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी सीधी संस्कृत से पैदा नहीं हुई, हिंदी भी संस्कृत से निकल के कैसे हिंदी का विकास होता है। मैंने आपको कल बताया था मेरी कक्षा में कि हिंदी जो है, हिंदी का विकास जो है 1050 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है, और संस्कृत तो वैदिक काल से है। कहीं मतलब कहते हैं कि पृथ्वी पे सबसे पहली भाषा ही जननी है, वही संस्कृत भाषा है। कल जो हमने पढ़ा मोटा मोटी मैं 1 मिनट में उसका सारांश आपके सामने रखूंगा वापस। सबसे पहले हमने कहा था हिंदी भाषा एवं व्याकरण, और उसमें हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले समझा था भाषा। 1 मिनट के लिए मैं रिपीट करूंगा, आप देखते जाइए कि भाषा जो है वह भाष धातु का जो भाषा है वह भाष धातु से, भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है। धातु जो हिंदी में हम क्रिया शब्द कहते हैं उसे ही धातु कहते हैं। भाष का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। मैंने आपको कहा था विचार मन में प्रकट अध्वन्यात्मक इकाई, कल एक शब्द मैंने आपको दिया था इकाई, और मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों ने उसे सही किया होगा उसे इकाई, यह सही है, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्रश्न भी दिया था, उसके आगे हम जब चले थे तो मैंने आपको कहा था, भाषा की परिभाषा दी थी कि उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह समूह जिसके, देखिए समूह ऊ बड़ा है, तो जैसे ही मैंने समूह कहा तो खींचा है, उस स्वर को खींच लिया है। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कई शब्दों को स्वतः ही सही कर देंगे, स्वतः ही सही हो जाएगी। वह समूह जिसके द्वारा किसी समाज विशेष, कोई भी हुआ, जैसे जो भी जिस भी क्षेत्र अंचल के लोग जिस भी भाषा का बोली का प्रयोग करते हैं, कि लोग क्या है, भाषा एक माध्यम है कि लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है या भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने देखा था कि भाषा की विशेषता है, भाषा की क्या 6 विशेषता है। सबसे पहले मैंने कहा भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। व्यक्ति समाज में जैसे जैसे बड़ा होगा उसे पता पड़ेगा उसे किसके सामने किन शब्दों का प्रयोग करना है, यह उसको पैदा होते ही नहीं मिलती है, यह उसे अर्जन करना पड़ता है, बोलने का तरीका पैदा करना पड़ता है। उसके सामने कोई विद्वान है, कोई बड़ा है, समकक्ष है, छोटा है, कोई एक स्त्री है, कोई एक पुरुष है, वृद्ध है, किसके सामने किस शब्द का चयन करना है, यह हमें अर्जन करना पड़ता है, यह सीखना पड़ता है। और हम कहाँ सीखते हैं, समाज में, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैंने कहा था इसका कोई अंतिम रूप नहीं है। मैंने आपको कल एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि जैसे शब्द है रामेश्वर, हमने इसका विकृत रूप तैयार किया, क्या, रामेश्वर। इस तरीके से अंतिम रूप नहीं होता है, अंतिम रूप नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाषा जो है वह परिवर्तनशील है, और भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप के लिए 2 आवश्यक शर्तें, फर्स्ट
क्या कि भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है और दूसरी भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ये शब्द लिपि का भी ध्यान रखिए, ये बहुत बार वर्तनी में पूछा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है और ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। छोटे मोटे तो नहीं, हर परीक्षा अपने आप में बड़ी होती है, लेकिन एलडीसी, एसटीसी, पीटीईटी और इवन सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अपन ये नहीं कह सकते पेपर कितना ही टफ हो, लेकिन कुछ प्रश्न उसमें आसान होते हैं। इस शब्द पे भी आप ध्यान रखिएगा। जब आप लिखते हैं, लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है। हिंदी में यही है, काना मात्राओं की जितनी आप शुद्धि रखेंगे, हिंदी पे उतनी अच्छी आपकी पकड़ होगी। ठीक है। और मैंने कहा, जैसा कि आपने आपके शिक्षण वीडियो में भी पढ़ा है, कि भाषा का स्वरूप जो है वह कठिन से सरल की ओर होता है। उसके आगे हमने पढ़ा कि भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यदि कोई व्यक्ति भाषा को सीखने की योग्यता हासिल करना चाहता है तो उसे 3 मापदंडों पे खरा उतरना है। फर्स्ट क्या है कि उसे जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने कहा कि जानने की इच्छा, उसे ही क्या कहते हैं, जिज्ञासा। और जो जानने का इच्छुक होगा उसे कहेंगे जिज्ञासु। तो यदि आप जिज्ञासु है तो तभी आप में जिज्ञासा पैदा होगी। यदि आप में जिज्ञासा पैदा होगी तो आप में अनुकरण का गुण होगा, और यदि आप में अनुकरण का गुण है तो आप उसको अभ्यास करते जाएंगे। और करत करत, मैंने कहा था कविवृंद की एक दोहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सील पर पड़त निशान। उसके आगे हम बढ़ते हैं कि भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। अब भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा का विकास, अब देखिए भाषा का विकास क्या है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ सबसे बड़ा गुण जो है कि उसके पास होती है श्रवण शक्ति। तो भाषा का प्रथम चरण ही है क्या, सुनना। जैसे जैसे वह सुनेगा तो वह अगले पायदान पे जाता है और वह क्या है, बोलना। और जैसे जैसे वह बोलेगा तो उसके अगले पायदान पे जाएगा, वह क्या है, लिखना। और यदि उसे लिखना आया तो वह उसे क्या करेगा, पढ़ेगा। तो चौथा पायदान जो है वह पढ़ना। आपके शिक्षण विधियों में जो रीड के स्टूडेंट है वो ध्यान दें, शिक्षण विधियों में भी जब आप भाषाई कौशल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भाषा के विकास का क्रम आपको पूछा जाता है कि क्या है। और इसी को एक छोटे शब्द में अपन लिखते हैं क्या, सुबो पल्ली। और यही अपन संस्कृत में लिख देते हैं श व पल्ले, इस तरीके से श्रवण, वदन, पठन और लेखन। ठीक है। तो देखिए, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक है भाषा की, मैडम मांटेसरी, नाम सुना होगा, जो रीट के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस चरण को थोड़ा बदला है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले होता है क्या, सुनना। उसके बाद क्या होता है, बोलना। ये दोनों तो सही है, लेकिन सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि मैडम मांटेसरी के हिसाब से भाषा विकास का क्या क्रम है। तो वो तीसरे चरण पे कहती है कि यदि बोलता है तो उसे सबसे पहले क्या आना चाहिए, पढ़ना। और उसके बाद वह क्या सीखेगा, लिखना। बहुत बार यह प्रश्न सीधा सीधा आपके शिक्षण विधियों से पूछा जाता है। भाषा विकास, भाषा का विकास हम पढ़ रहे हैं। भाषा के विकास का पहला चरण है क्या, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। यह जो है किसके हिसाब से, मैडम मांटेसरी के हिसाब से। इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश कीजिए कि उस वक्त समझे। ये 1 और 2 बिंदु जो है वो समझने के ही है। आपको हर चीज यहां से, अगर आपको लिखने की जल्दी रहेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, और ये चीज नहीं समझे तो आगे के बिंदुओं में आपको कठिनाई होगी। तो यहाँ पे थोड़ा, जब मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊं तो आप 2 मिनट इत्मीनान से जो मैं पढ़ाता हूं उसे समझिए, और अभी आप इसे नोट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो देखिए, भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के प्रकार। देखिए, प्रथम आपके सामने
जो भाषा है वह किस रूप में होती है? मौखिक रूप में। प्रकार या रूप, जो भी आप कहें। दूसरा प्रकार भाषा का जो होता है वह होता है लिखित रूप। तीसरा भाषा का जो प्रकार है वह है आपके सामने सांकेतिक रूप। आप इसे सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं, यहां पे भी आप भाषा शब्द यूज कर सकते हैं। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पे जो रीट के स्टूडेंट है, जो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड या 1st ग्रेड की जहाँ पे भी आपके साइकोलॉजी या शिक्षण विद्या है, वहां पे अक्सर ये पूछ लिया जाता है भाषा का सबसे सरलतम रूप कौन सा है, सबसे कठिन रूप कौन सा है। तो आप जो रीट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने शिक्षण विद्या पढ़ी है हिंदी में, तो उन्हें पता होगा कि जो भाषा का सबसे सरल, जो सबसे इजीएस्ट रूप होता है वह क्या है? मौखिक। और सबसे कठिन क्या होगा? वह होगा सांकेतिक। देखिए कैसे, समझिएगा। हो सकता है कि जिनके जो नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये अटपटा हो सकता है, लेकिन जो रीट के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि अ, तो आप सीधा सीधा समझ गए कि मैंने आपको एक वर्ण कहा है अ। मैंने कहा इधर आओ, तो आप समझ गए। मैंने आपको कहा इधर आओ, तो आप सीधे समझ गए कोई हमें आवाज दे रहा है, कोई हमें बुला रहा है। मैंने कहा जाओ, तो कोई किसी ने जाने की बात कही है। तो ये मौखिक रूप है, जिसे एक बच्चा भी बहुत आसानी से समझता है। सबसे कठिन क्या है? सांकेतिक रूप। एक उदाहरण है, हम कक्षा में या अपने घर पे बैठे हैं, दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं कि शाम की 5 बज गई है, हमें खेलने जाना है, लेकिन घर में हमारे पिताजी बैठे हैं। दोस्तों की भी हिम्मत नहीं है कि पिताजी है हमें आवाज दे दे, तो हम क्या उस समय करेंगे? कि बोल नहीं सकते, लिख के नहीं दे सकते, तो उस समय हम संकेत का हम हमारे दोस्तों को कहेंगे, देख भाई जब तू आए तो एक सीटी बजा देना, मैं समझ जाऊंगा कि हमें जाना है। कक्षा में बैठे हैं, पता पड़ रहा है 4-5 विद्यार्थी बात कर रहे हैं, तभी बाहर से शिक्षक महोदय आ गए और किसी एक बच्चे ने देख लिया तो चुपचाप एक टेबल का इशारा किया और चुपचाप बैठ गया, बाकी अपने आप समझ लेंगे। लेकिन यही सांकेतिक रूप जो है इन्होंने समझा, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए उसको, इस संकेत को तैयार किया था। बच्चे ने अपने पिता से बचने के लिए, खेलने जाने के लिए उस संकेत का एक प्रयोग किया। लेकिन यदि मैं आपके सामने ये इस तरीके से मैंने ताली बजा दी, आप क्या समझे? इस संकेत से मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? नहीं, कुछ भी अस्पष्ट, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो भाषा का सबसे कठिनतम रूप जो है वह है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक रूप जो है वो भाषा का सबसे कठिन रूप है, और मौखिक भाषा जो है वह सबसे सरल रूप है। लिखित भाषा जो है वो इन दोनों के बीच का मिश्रण हम कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, भाषा के प्रकार या रूप। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक रूप या मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा। आगे आप मौखिक भाषा के आगे कोष्टक में लिख देना कि भाषा का सरल रूप, भाषा का सबसे कठिन रूप या कठिनतम रूप। आगे बढ़े। मैं मानता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। साथ साथ नोट मत कीजिए, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। साथ साथ नोट करने से हो सकता है कि आप यहां मेरे साथ है, लेकिन वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। अगर किसी चीज को स्थायी करना है तो थोड़ा जो है आप मेरे साथ, जैसा मैं कहता हूं आप कीजिए, आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा सीखने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भाषा से हिंदी की पृष्ठभूमि से, कि हिंदी का विकास, हिंदी कैसे आई, हिंदी की पृष्ठभूमि। देखिए, हिंदी की पृष्ठभूमि को हम 3 तरीकों से या 3 सोपानों में हम समझ सकते हैं।
सबसे पहले हम इसका देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सेकंड हम देखेंगे इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि। तीसरा हम इसे समझेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि से। ये एक ही शब्द है। देखिए अभी मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी प्रश्न करना आपका उचित होगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक है। प्रश्न आपके जितने भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपके सभी उचित प्रश्नों का जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक शब्द होता है इसमें इतिहास। ये जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसी इतिहास में जब इक प्रत्यय जुड़ता है, इसे जो है हम संतानवाचक प्रत्यय भी कहते हैं। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है और इनके जुड़ने पर शब्द के प्रथम जो स्वर है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इतिहास में जब इक जुड़ता है तो ये आपके सामने बन जाता है ऐतिहासिक। ये कैसे हुआ, ये टाइम लगेगा। 30-40 कक्षाओं के बाद, 30-40 घंटे की कक्षा, मतलब 25 आराम से। मैं मानता हूँ कि प्रत्यय सबसे लास्ट में पढ़ने जैसा टॉपिक है, समझने का है, लेकिन कुछ प्रत्यय की जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम बीच में समझेंगे। प्रत्यय को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो इतिहास में जब एक प्रत्यय जुड़ता है वह शब्द बन जाता है ऐतिहासिक। सिर्फ इसे नोट कर लीजिए साइड में, इसको अभी कहीं नोट करने की आवश्यकता, हाँ आप चाहे तो सारा नोट कर सकते हैं। हिंदी की पृष्ठभूमि हेडिंग डाल दीजिए, इसे हम 3 सोपानों में समझेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिंदी का इतिहास क्या रहा है। सेकंड, भौगोलिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि। देखिए तीनों में ही एक प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, मैं आपके सामने तीनों ही लिख देता हूं। यहां पे हो जाएगा इतिहास, मूल शब्द है, प्लस एक सामने शब्द बना है आपके सामने क्या, ऐतिहासिक। यहां आपके सामने शब्द है क्या, भूगोल, उसमें एक प्रत्यय लगा है। यह पढ़ेंगे, अभी से आप परेशान ना होइए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो अभी हम समय के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझाऊंगे मैं आपको। और तीसरा जो है राजनीतिक, उसमें मूल शब्द है क्या, राजनीति प्लस एक। ठीक है, आप नोट कीजिए, अच्छे हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है राजनीतिक में मूल शब्द क्या है, या फिर इसमें किसमें एक प्रत्यय नहीं है, किसमें एक प्रत्यय है, इस तरीके से उदाहरण पूछे जा सकते हैं। ये आप नोट कर दीजिए, हिंदी की पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि। दूसरी चीज समझने के हिसाब से मैंने कहा कि ऐतिहासिक शब्द जो है वो बनता है इतिहास में एक प्रत्यय से, भूगोल में एक प्रत्यय से और राजनीतिक से, राजनीति में एक प्रत्यय। अब एक शब्द आता है, मैं क्या, जो वर्तनी की दृष्टि से ही गलत है। एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, राजनीतिक। यह शब्द ही अशुद्ध है, यह शब्द शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राजनीति में एक प्रत्यय आने पे वह शब्द बनता है क्या, राजनीतिक। और जो हम लिख देते हैं राजनीतिक राजनीतिक, यह गलत है, यह शब्द गलत है, ध्यान रखिएगा। शब्द शुद्धि हमारे पहली कक्षा के साथ ही शुरुआत होती है और हिंदी की अंतिम कक्षा तक जो है वह शब्द शुद्धि। हम इस पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लगभग 5 लाख शब्दों से भी ज्यादा शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो अभी से आप शब्द शुद्धि पे ध्यान दें, आपकी हिंदी में बहुत अच्छा खासा सुधार हो सकता है। मैं मानता हूं कि आप सबने इसे नोट कर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसे अब एक एक चीज को समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, देखिए हर भाषा के मूल में उसकी मूल भाषा होती है। और जैसा मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था कि संसार की समस्त भाषा जो उत्पन्न, समस्त भाषाएं जो है वह संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो देखिए संस्कृत भाषा, इस संस्कृत के 2 रूप प्रचलित रहे। प्रथम क्या, वैदिक रूप,
देखिए एक शब्द भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप सीधा एक अपन ये इस तरीके से भी लिखते हैं और एक इस तरीके से। अब ये जो ऊ है वह छोटा ऊ है, ऋस्व लघु स्वर है, और ये जहां जिसमें गांठ लगती है वह ऊ दीर्घ है। तो रूप जो है वो बड़ा होता है, तो इसमें आपको गांठ लगाइए। देखिए इसको स्पष्ट अगर लिखना चाहे तो एक हल्की सी लाइन खींचने के बाद इस तरीके से, लेकिन वो ज्यादा अपन प्रचलन में नहीं देखते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, गांठ लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए संस्कृत के जो है वह दो रूप प्रचलित हुए। फर्स्ट पहला वैदिक और दूसरा जो है वह हुआ लौकिक। लौकिक रूप देखिए, समझिएगा 2 मिनट, उसके बाद नोट कीजिएगा। वैदिक रूप क्या है? जिसमें वेदों की भाषा, संस्कृत के दो रूप हुए, इसमें भी संस्कृत है, इसमें भी संस्कृत है, लेकिन जो वैदिक रूप चला उसमें क्या क्या किन किन रचना, कौन कौन सी रचनाएं रची गई। तो वैदिक रूप जो है उसमें हम पढ़ते हैं क्या? वेद। उसमें हम पढ़ते हैं क्या? उपनिषद। क्या ये उपनिषद शब्द मैंने सही लिखा है? द हलंत होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़े? वेद, उपनिषद और पुराण आदि सभी जिस भाषा में है वह संस्कृत का वैदिक रूप है, वैदिक संस्कृत है जो कठिन होती है। और लौकिक रूप जो आम बोलचाल की भाषा जो पहले हुआ करती थी, जिससे लोग अपने आपस में बात करते हैं। आप देखिए, आप में से इतने कौन हैं जिन्हें वेद का ध्यान है? हमें केवल 4 वेदों का ज्ञान है, कि नाम ही ज्ञान है कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, वो हमें संख्या पता हो सकती है, लेकिन उसमें क्या लिखा है, क्या क्या है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि रामायण में क्या है, क्या क्या पात्र रामायण में थे। हमें यह पता है कि महाभारत में क्या थे। तो जो वैदिक रूप था उसमें किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई और पुराणों की रचना हुई। और जो लौकिक रूप था, जो आम बोलचाल का था, उसमें किसकी रचना हुई? क्या? रामायण, महाभारत। यह अपेक्षाकृत सरल था। वैदिक संस्कृत जो कठिन रही उसे वहीं छोड़ दिया गया, इसका ज्यादा विकास नहीं हुआ। जो लोग समझ सकते थे, रामायण, महाभारत, आप देखिएगा आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है कि रामायण में क्या क्या हुआ। आपको भी पता होगा, टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। किसी वेद पे बने क्या? हो सकता है 1-2 पुराण पे बने होंगे। विष्णु पुराण, मुझे जहां तक मैं जब छोटा था दूरदर्शन पे आता था विष्णु पुराण और शिव पुराण। उसके अलावा किसी लोगों को तो अभी तक, हमें कितने पुराणों के नाम भी सभी ध्यान नहीं होंगे, और किसी को पता है तो वो बहुत अच्छी बात है, याद रखने भी चाहिए। केवल धर्म जो है उसे मानना भी पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। अच्छा है आपको पता है, नहीं पता है तो आप हमारी संस्कृति के बारे में जाने। आगे बढ़े, राजनीति की कक्षा नहीं है ये। और लौकिक रूप जिसे आत्मसात किया गया, वो उसमें क्या थी? रामायण, महाभारत। हमारे घर में जितने बड़े बच्चे बुजुर्ग जो भी है उन सभी को पता है रामायण में कौन थे, महाभारत में कौन थे, क्या क्या युद्ध हुए, कौन जीता, कौन हारा, उसके बाद क्या हुआ। क्यों? क्योंकि यह लौकिक रूप में आम बोलचाल की संस्कृत थी, इसे आगे नहीं ले जाया गया, ये वही रुक गई, इसका विकास नहीं हुआ। लेकिन इस लौकिक रूप का जो है वह विकास हुआ। और इसी लौकिक संस्कृत से एक भाषा आपके सामने आई, वह थी क्या? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। और जब इस, देखिए 2 शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो है एक अपने जिले का नाम है। बताइए क्या जिला शब्द सही है? आराम से सोचिए, क्या यह जिला शब्द सही है? नहीं है। देखिए मुझे पता है आप कहेंगे सर हमने तो ऐसा ही देखा है, लेकिन जो है और जो मानक रूप है उसमें अंतर है।
तो मैं जो सही है वो आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता जो मैं जो कहूंगा वह सही है, नहीं, जो सही है वह मैं आपको बताऊंगा। इस झ के नीचे जो है वह नुक्ता लगता है, इसे कहते हैं जिला। ठीक है, और जब दोनों ही शब्दों के अर्थ में भी अनर्थ हो जाएगा, इस शब्द का अर्थ अपने आप में अलग है, इस शब्द का भी अपने आप में अलग अर्थ है। जब हम शब्द पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा जिसको पता है, और नहीं पता है तो हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क भी है, जिसे पता है वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप नोट कर दीजिए, ये बहुत काम के शब्द है, पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे परीक्षाओं में, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी अगर किसी का हिंदी साहित्य, हिंदी ऑप्शनल है, उसका आरएस का चौथा पेपर इस पे होता है, तो आप जिला कलेक्टर बन रहे हैं या जिला कलेक्टर बन रहे हैं, ये आपको तय करना है, मतलब जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो वो। तो मेरा जो टॉपिक था ये था कि हम यही संस्कृत का लौकिक रूप आगे चल के पाली भाषा निकलती है। इसी पाली भाषा के दौरान जो है एक धर्म का उद्गम हुआ था, और वो क्या था, बौद्ध धर्म। अब देखिए, जब भाषाएं बनती हैं तो भाषा उसी दौरान कोई ना कोई धर्म होगा, या किसी धर्म के दौरान किसी भाषा को गढ़ा गया, किसी भाषा का विकास हुआ, उद्गम हुआ, भाषा परिवर्तित होकर अपना एक नया रूप धारण करती गई। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, एक बार आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। मानता हूं आपने नोट कर लिया होगा, बाकी यूट्यूब पे है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, मैं इसको थोड़ा सा वापस लिखूंगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि संस्कृत के 2 रूप प्रचलित हुए। प्रथम क्या, वैदिक, और दूसरा क्या, लौकिक। ठीक है, वैदिक में मैंने आपको बताया क्या, जिसमें वेद बने, जिस भाषा में उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वे सभी। यह भाषा आगे नहीं चल सकी क्योंकि यह अपेक्षाकृत कठिन थी, लेकिन लौकिक भाषा जो आम बोलचाल की भाषा थी वह आगे बढ़ी, और इसमें मैंने कहा आपको जैसा कि क्या, महाभारत की रचना हुई, यह लौकिक संस्कृत में हुई है। रामायण जो है यह भी हमारी लौकिक संस्कृत में हुई है। इसी लौकिक संस्कृत से एक भाषा का उद्गम होता है, और वह क्या है, पाली भाषा। ठीक है, इसी पाली भाषा के समय उद्गम हुआ था एक धर्म का, जिसे हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म। ठीक है, और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ जिसे हम कहते हैं क्या, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहते हैं, त्रिपिटक है। ये त्रिपिटक कितने हैं, 3 है। अभिधम्म त्रिपिटक, उसके बाद विनय त्रिपिटक, और सुत त्रिपिटक। तो ये 3 त्रिपिटक है आपके। पाली भाषा से आगे हम बढ़ते गए तो आपके सामने एक नई भाषा आई, और वह क्या थी, प्राकृत भाषा। इसी प्राकृत भाषा के समकालीन, या इसी के जो कह सकते हैं समानांतर एक धर्म का उद्भव हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म की जो रचनाएं है वो प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं, आगम क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो ये आगम ग्रंथ थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक, जो उनके पवित्र ग्रंथ थे, उसे पाली भाषा में। यह कालक्रम आते आते लगभग 1000 ईस्वी के आसपास का है। उसके बाद क्या हुआ कि भाषा में बहुत ही विकृतियां पैदा हुई, बहुत ही तोड़ फोड़ पैदा हुई, भाषा में भ्रंश पैदा हुआ। भ्रंश का अर्थ होता है टूटना, और यहां से भाषा का एक नया रूप निकलता है, और उसे हम कहते हैं क्या, अपभ्रंश। आप चंबल नदी का अगर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें चंबल नदी जब पढ़ेंगे तब आप अपभ्रंश शब्द समझेंगे कि भाषा का विकृत रूप जो है उसे अपभ्रंश भाषा कहा गया।
इसी अपभ्रंश भाषा से, इसी अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है। देखिए अपभ्रंश भाषा, देखिए मैं आपको एक जैसे ये हिंदी भारत का एक मोटा मोटी एक नक्शा है। तो हिंदी जो है वो लगभग मध्य भारत के इन इलाकों में बोली जाती है, जिसमें जैसे राजस्थान, इधर ये एमपी, महाराष्ट्र, इधर ये आ गया उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें जो है लगभग हिंदी भाषी लोग हैं। ठीक है, तो यहां पे हिंदी भाषा का है। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा। इसी प्राकृत भाषा से अपभ्रंश, अब यहाँ पे जैसे देखिए यूपी की बात करें तो बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी चली, उधर थोड़ा ऊपर चले गए तो गढ़वाली चली, एक बिहार में पटना में उधर मगध क्षेत्र था तो मागधी भाषा चली, अर्ध मगधी भाषा चली। वैसे ही इस अपभ्रंश भाषा का एक रूप है, वह है शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश। और इसी शोर सैनी अपभ्रंश से जो है, मैं थोड़ा आगे लिखूंगा इसको, इसी शोर सैनी अपभ्रंश से जो है किस भाषा का उद्गम हुआ, हिंदी भाषा का। और इस भाषा का उद्गम हुआ था, जैसा मैंने आपको कहा, 1050 विक्रमी संवत के आसपास जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो देखिए हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ, सीधे संस्कृत से नहीं आई। संस्कृत के दो रूप थे, वैदिक, लौकिक। लौकिक से पाली भाषा का उद्गम हुआ, पाली से धीरे धीरे आते हुए हम प्राकृत भाषा पे आए, प्राकृत से हम अपभ्रंश भाषा पे आए, और उसी अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार जो है वह है शोर सैनी अपभ्रंश। और इसी शोर सैनी अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। कल हम कुछ इस पे प्रश्नोत्तर करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप आराम से इसको नोट कर दीजिएगा।